नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपके राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं भारत के संविधान के। आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। भी भारत का संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसका उल्लेख अपना मिलता है आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 4 से 1 तक मिलता है, जिसे बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र भारत का, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जिसमें पहले अनुच्छेद नंबर में 1 लिखा है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा कहने का मतलब है कि हमारा जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, और इस संघ के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द का प्रयोग किया है यूनियन, ना कि फेडरेशन। दोस्तों, यूनियन और फेडरेशन में दोनों का मतलब एक ही होता है, समझौता। यानी भारत के जो राज्य हैं वह समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ये समझौतों का परिणाम नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ सभी राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया है, जबकि भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। यह फ़र्क है अपने भारत व अमेरिका के राज्यों के अंदर। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा और इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द का। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मित्रों, इसमें 28 राज्य हैं भारत के और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अगर हमें कहीं मिलता है तो वो मिलेगा अनुच्छेद नंबर 1। यानी अनुच्छेद नंबर 1 में ये बताया गया है कि भारत के 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका नाम निम्न प्रकार से है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है और उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी संसद को, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 2 में मिलता है। इसके अलावा इसमें और क्या है? नए राज्यों के गठन करना हो, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमाओं का परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, इस सभी की शक्तियां किसके पास निहित है? इस सभी की शक्तियां संसद के पास निहित है। संसद अपने संशोधन से किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यह शक्ति हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 2 में है, जो कि संसद के पास है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 यानी अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। संसद साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्यों का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में ये लिखा गया है कि संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, किसी भी राज्य के वर्तमान जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर नाम भी परिवर्तन कर सकती है। और इसका उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो अनुच्छेद 3 में मिलता है, संबंधित राज्य से पूछा नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 3 में है। केवल एक साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद नंबर 4 में यह कहा गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि में समझी नहीं जाएगी। कहने का मतलब है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो कि एक सामान्य संशोधन है, वो अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन की
प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। जो आर्टिकल नंबर 368 है उसमें होता है संविधान संशोधन। मित्रों, एक होता है संविधान संशोधन, एक होता है संशोधन। संशोधन होता है वो सामान्य होता है और संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होता है। उसके बारे में अपन बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 368 में विस्तार पूर्वक बात करेंगे भी संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है और किस किस रीति से होता है, उस प्रकार बात करेंगे। एक मामला आया था 1960 में, 1960 में मामला आया था, बेरूबाड़ी मामला आया था, इंट्रू बेरूबाड़ी मामला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी राज्य का भाग क्या पड़ोसी देश को दिया जा सकता है, क्या इसकी शक्ति संसद के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1960 में कि हाँ, किसी भी राज्य का अगर क्षेत्र पड़ोसी देश को दिया जा सकता है, किंतु यह एक सामान्य संशोधन ना होकर संविधान संशोधन के तहत किसी भी राज्य को दिया जा सकता। और ये मामला था इंड्रू बेरीबाड़ी मामला 1960 में, जिसमें 9वां संविधान संशोधन किया गया था और बेरीबाड़ी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। हुआ क्या था दोस्तों, भी भारत का बेरूबाड़ी क्षेत्र था और वो क्या किया, भारत की संसद ने सीधा पाकिस्तान को दे दिया इस विवाद से निपटारा करने के लिए। तो इसकी एक अपील दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भारत की जो क्षेत्र है वह किसी भारत के जो राज्य हैं उसकी भूमि अन्य राज्यों को अन्य देश को किस प्रकार दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि दी तो जा सकती है लेकिन संविधान संशोधन के तहत दी जाएगी, इसीलिए 9वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसके बाद हम आगे जाके क्या देखते हैं कि एक 100वां संविधान संशोधन होता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के मध्य होता है, जिसमें बस्तियों का आदान प्रदान होता है, जिसमें 111 बस्तियां हमें बांग्लादेश को दे दी जाती है और 52 बस्तियां हैं जो भारत को दे दी जाती है। और ये मामला 2015 का था, वो भी संविधान संशोधन हुआ था और वो कौन सा था, 100वां संविधान संशोधन था, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत ही आता है। तो ये था भारत राज्य संघ क्षेत्र जिसके बारे में बात की थी। आगे हम चलते हैं। अगर बात की जाए कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसका उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। तो ये आज हमने बात की अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर 4 तक अपने बात की थी भी किस में क्या उल्लेख है। और अगर बात की जाए अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां 12 हैं। जब संविधान बना था उस समय 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अभी 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 1 में है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य यानी 28 राज्य हैं एवं संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो 8 है, उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, वो अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। मित्रों, अब कई मित्र कहेंगे कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश 9 है, 9 नहीं है, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली में दमन द्वीप को शामिल कर दिया गया था और 9 से इसकी संख्या 8 हो गई है। तो अब वर्तमान में पूछा जाए भारत के राज्य कितने हैं, तो भारत के राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो कितने हैं, 8 हैं। केंद्र शासित का प्रदेश मतलब होता है जिसका केंद्र के अधीन जो क्षेत्र होता है वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। आगे बात करेंगे अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। यानी अनुसूची 2 में वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख मिलता है जो भारत के संपूर्ण पदाधिकारी है उनके बारे में, ठीक है जी, कुछ एक को छोड़ के। उसके बाद अनुसूची नंबर 3 विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण
के बारे में उल्लेख है भी शब्द किस लिए है। देखो भारत के संविधान में पहले वेतन की बात होगी अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 3 में शपथ ली जाएगी कि हम शपथ लेते हैं अपने कार्य की। तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। एक बात का मित्रों ध्यान रखा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। इसका उल्लेख जो इसका आर्टिकल है परमानेंट उसी में ही उल्लेख मिलता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। आगे बात करेंगे अनुसूची नंबर 4 यानी विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण, यानी जो राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में बात की है कि किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे संसद में, राज्यसभा में। आगे बात की जाए अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है जो कहाँ पे मिलता है, अनुसूची नंबर 5 में मिलता है। और इसका क्या कार्य होता है, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख मिलता है, अनुसूची नंबर 5 में मिलता है। इससे आगे बात करते हैं अपने अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में कुछ विशेष राज्यों के लिए उपबंध है, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है आदि राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। मित्रों एक बात का ध्यान रखना, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन राज्यों का नाम याद रखना। 7 सिस्टर पूरे मत करके आ जाना। इसका अगर आप ट्रिक ये याद रखना चाहो तो ATM M लगा देना, ठीक है, जिसमें A से असम, T से त्रिपुरा, मे से मेघालय और M से मिजोरम भी है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची में विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं। यानी संघ सूची में जितने विषय होंगे उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची के विषयों पर जो भी कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। संविधान लागू होने के समय इसके विषय थे 97 और वर्तमान में 100 विषय हैं। देखो मित्रों इस ये अपवाद है प्रश्न में, अगर पूछे भी गणना के आधार पे कितने हैं तो आपने 100 विषय बताने हैं। अगर पूछने हैं भी संविधान में संघ सूची में विषय कितने तो 97 बताने हैं। इसमें विवाद भी हुआ था, एक बार 97 माना था, एक बार 100 माना था। तो आप इस पे ये कर सकते हो कि प्रश्न की भाषा देखनी पड़ेगी कि उसमें भाषा क्या है, क्या प्रश्न पूछा जाता है। अगर संघ सूची में विषय पूछे तो 97, अगर पूछे भी गणना के आधार पे पूछे तो पूरे 100 बताने हैं। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है, इस सूची में विषय राज्य सरकार कानून बनाएगी। यानी राज्य सूची के जितने भी विषय होंगे उस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी ऐसे कोई विषय है जो राष्ट्रीय हित के है, जिसमें ये लगता है कि केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, तो ऐसे विषयों पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आगे बात करते हैं संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 62 विषयों का उल्लेख मिलता है। किसमें, राज्य सूची में। आगे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं किसी भी विषय पर, और उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। और इस तीनों सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, अनुसूची नंबर 7 में मिलता है। आगे बात करते हैं संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं। तो अब 52 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे। आगे अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची आएगी, अनुसूची नंबर 8 यानी भाषा। वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची नंबर 8 में शामिल है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब अनुसूची ये बनी थी उसमें 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी आ गई, 1992 में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी आ गई थी, जिसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में शामिल की गई थी। उसके बाद 2003 में संथाली, डोगरी व मैथाली
और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये 22 भाषाएं आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर बात की जाए अनुसूची नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है जिसमें बात की गई है संविधान में। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का विधियों का उल्लेख मिलता है, यानी जो संपत्ति के संबंध में कोई भी कानून बनेगा वो इस अनुसूची में डाल दिया गया है। जो पहला इसमें संबंध में कानून बना गया था वो भू सुधार अधिग्रहण के संबंध में था, जिसमें भूमि के संबंध में था, और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये एकमात्र अनुसूची है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अलावा सभी अनुसूचियाँ या संविधान में हस्तक्षेप न्यायालय कर सकता है। एकमात्र अनुसूची 9 है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 की। अनुसूची नंबर 10 में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान किया गया था। दोस्तों होता क्या था कि कुछ विधायक थे या सांसद थे, वो पैसे लेकर दल बदल कर लेते थे, यानी इधर एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, जिसमें सरकार गिर जाती थी और जिससे कि बार बार चुनाव होते थे। जिससे जब यह प्रावधान किया गया कि दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा और भविष्य में वह कुछ समय के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस दल बदल के संबंध में, यानी ये राजनीतिक पार्टियों के संबंध में है, कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करता है, ये उसका दोषी पाया जाता है तो उसको दंड का प्रावधान है। और इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 10 में मिलता है। आगे बात करेंगे अनुसूची नंबर 11 की। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। मित्रों, ये जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि प्रश्न पूछते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची नंबर 11 में मिलता है। अगर पूछे जाएं पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूची में कितने मद है या कितने विषय है, तो 29 विषय है, यानी 29 विषयों पर कानून है जो पंचायती राज से संबंधित है, वो 11वीं अनुसूची में आते हैं। और इसको लागू कब किया गया था? 1993 में किया गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना अनुसूची नंबर 11 में। आगे बात करेंगे अनुसूची नंबर 12 की। अनुसूची नंबर 12 में क्या है? अनुसूची नंबर 12 के 74वें संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र व स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे, यानी शहर में 18 विषयों पर कार्य करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि कितने मद है 12वीं अनुसूची में, तो 18 मद है। इस बात का ध्यान रखना। संविधान संशोधन कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन था शहरी क्षेत्र यानी स्थानीय स्वशासन के संबंध में। तो ये मित्रों भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां थी जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की थी। और आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक हमने बात की थी, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की थी। इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे नागरिकता पर, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।